ओके, सो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स था, जहां पे डोज चेंज करने पे हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा था। ओके, इन केस ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, डोज चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट इज मेंशन इन दिस स्लाइड, in some case, at therapeutic dose of any drug, the change in amount of drug in the body or change in its plasma concentration due to any pharmacokinetic parameter like absorption, distribution, metabolism, excretion, also due to binding of drug to the protein, is directly proportional to dose, whether administered as a single dose or multiple dose. Okay, in case of some drug, and these situations are said to be first order kinetics or linear kinetics, जहाँ पे हम डोज चेंज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन पे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी, मेटाबॉलिज्म पे भी और एक्सक्रीशन पे भी। और जब हम एक प्लॉट और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे between semi log of concentration versus time for different dose, they show superimposable at different time पे भी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, एंड इन दैट कंडीशन there are some parameters like absorption rate constant, elimination rate constant, volume of distribution, clearance through renal or clearance through hepatic, they remain unaffected. That means they are constant. That is why it is called pharmacokinetics is dose independent. ये जितने भी वैल्यू है ना सारे ड्रग की, मतलब अलग अलग ड्रग की, ये कांस्टेंट वैल्यू शो करती है। किस कंडीशन में? जब लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे। दैट मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स इज डोज इंडिपेंडेंट। ओके, ये है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। बट इन केस ऑफ सम अदर ड्रग, the rate process of ADME or absorption, distribution, metabolism, excretion, they are dependent on sometimes carrier or sometimes enzyme. जहां पे भी enzyme involve होगा या carrier involve होगा, that means they have limited number. That means they show saturation at high drug concentration. जहां पे भी कैरियर आएगा वहां पे क्या होगा? सैचुरेशन आएगा हाई कंसंट्रेशन पे। जहां पे भी इंजाइम भी अगर आता है, क्योंकि इसके जो नंबर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ओके, इन सच सिचुएशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू मिक्सचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। जो लीनियर काइनेटिक्स था वहां पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था। जैसे हमने डोज चेंज किया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में चेंजेस आए और जो कुछ पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी। लेकिन कुछ कंडीशन में जहां पे कैरियर इन्वॉल्व है, जहां पे इंजाइम इन्वॉल्व है, वहां पे सैचुरेशन शो होता है एट हाई कंसंट्रेशन पे। उस कंडीशन में जो आपके फार्माकोकाइनेटिक्स है वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर टू मिक्स ऑर्डर। और मिक्स ऑर्डर में इनिशियली ये फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा जब तक इंजाइम या कैरियर अवेलेबल है। जैसे ही ये सैचुरेशन शो करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा जीरो ऑर्डर में। ओके, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स चेंज विद द साइज ऑफ डोज। दैट मीन्स in that condition pharmacokinetics of such drugs are said to be dose dependent, क्योंकि यहाँ पे इंजाइम या कैरियर इन्वॉल्व है और जब भी कैरियर इंजाइम आएगा उसके नंबर लिमिटेड होते हैं। जब तक वो अवेलेबल है फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा, जैसे ही सारे के सारे खत्म हो जाएंगे वो जीरो ऑर्डर शो करेगा। ओके, सो अदर टर्म फॉर दिस dose dependent also known as non-linear pharmacokinetics, mixed order pharmacokinetics or capacity limited kinetics.
मिक्स ऑर्डर मीन्स जीरो भी है और फर्स्ट भी है। इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर है, कब तक? जब तक कैरियर है अवेलेबल, उसके बाद जीरो ऑर्डर। नॉन लीनियर मीन्स अगर ये कॉन्स्टेंटली फर्स्ट ऑर्डर शो करता तो ये लीनियर होता, कॉन्स्टेंटली ये शो नहीं कर रहा, पहले ये फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा फिर जीरो ऑर्डर, इसलिए ये हो गया नॉन लीनियर। एंड कैपेसिटी लिमिटेड बिकॉज यहाँ पे कैरियर या एंजाइम इन्वॉल्व है, तो इसकी एक कैपेसिटी होती है, जितने नंबर होंगे उसी नंबर के अकॉर्डिंग ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रख पाएगा। जैसे नंबर खत्म हो जाएंगे ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और जीरो ऑर्डर शो करेगा। Now, the test or identification test for non-linearity. So we have different tests, but the simplest ones are two tests, first test and second test. In case of first test, as we know, steady state concentration. स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहाँ पे आया था? जहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन हो गया था। और ये स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग में क्या होता है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी ग्रेटर रेट ऑफ एलिमिनेशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ते जाते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। एक टाइम के बाद दोनों ही इक्वल हो जाते हैं और उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन रीच करता है दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट और प्लेट्यू कंसंट्रेशन। So, if steady state concentrations are directly proportional to dose, then linearity in the kinetics exists. अगर हमने डोज को कम कर दिया स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कम हो गए, अगर डोज को बढ़ा दिया स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि जो लिनियरिटी है, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, वो एग्जिस्ट कर रहा। बट इन केस ऑफ नॉन लिनियरिटी, when such proportionality is not observed, that means there is non-linearity. ओके तो ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किसका? नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का। सेकंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स सच एज फ्रैक्शन बायो अवेलेबिलिटी। किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है, अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है इसका मतलब इट शोज नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। अगेन एलिमिनेशन हाफ लाइफ, total systemic clearance at different dose, any change in these parameters which are usually constant, it is the indication of non-linear pharmacokinetics. तो दो जो important और simplest टेस्ट है, फर्स्ट में स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रही है डोज के अकॉर्डिंग दैट मीन्स लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को शो कर रहा है। अगर चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है। सेकंड टेस्ट जहां पे कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स है लाइक बीए, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस, ये सारे वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर ड्रग की कांस्टेंट होती है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू शो कर रही है इसका मतलब ये लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है, और अगर ये चेंज हो रही है दैट मीन्स इट शोज और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ व्हाट आर द कॉजेज फॉर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स? तो अभी तक हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स में चार पैरामीटर्स पढ़े, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इन चारों में हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजन है जहां पे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स हो रहा है। तो आप याद रखना हमेशा जब हमने बात किया था नॉन लीनियर का, वहां पे दो चीजें आ रही थी, एक तो कैरियर, एक एंजाइम। ये चीजें माइंड में रखना कि जहां पे भी कैरियर या एंजाइम इन्वॉल्व है दैट मीन्स नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स या मिक्स्ड ऑर्डर। पहले फर्स्ट ऑर्डर फिर जीरो ऑर्डर और कैपेसिटी लिमिटेड। सो फर्स्ट काउजेज ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट पैरामीटर क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स का? एब्जॉर्प्शन। ओके, वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट क्या है? when absorption is solubility or dissolution rate limited,
देखो अब यहाँ पे भी आ गया ना एक तरह का लिमिटेशन, कैपेसिटी लिमिटेड। क्या लिमिटेशन, क्या सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन रेट। तो जब भी सॉल्युबिलिटी आएगी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, और जब सैचुरेशन आ गया उसके बाद ये क्या शो करेगा, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, सो एग्जांपल इज मेंशन ग्रिसियोफुल्विन। For this drug at high concentration or at high dose, it shows saturated solution of drug is formed in the GIT or any other extravascular site and the rate of absorption attains a constant value. अब ये क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उसके बाद आप ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ ही नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी वो सैचुरेशन हो चुका है। तो जब भी सैचुरेशन होगा ये कौन सा काइनेटिक्स शो करेगा, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। एग्जांपल इज ग्रिसियोफुल्विन। ये किस वजह से है, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। सेकंड है व्हेन एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें कैरियर इन्वॉल्व है, और जब भी कैरियर होगा उसका नंबर फिक्स्ड है। स्टार्टिंग में ये फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा, जब सारे कैरियर खत्म हो गए उसके बाद ये जीरो ऑर्डर शो करेगा। दैट मींस नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, सियानोकोबालामिन। Here, saturation of transport system at high dose of these vitamin result in non-linearity. क्यों यहाँ पे non-linearity? Due to involvement of carrier transport system. Okay? And third one, इसको आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं और इसको आप मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट में भी पढ़ सकते हैं। When pre-systemic gut wall or hepatic metabolism attain saturation, ओके जब मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं हेपेटिक में या प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, जब वहां पे किसी रीजन से सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन आ गया इसका मतलब क्या है कि उसकी जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन अगर अब आप बढ़ा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म अब वो नहीं हो रहा। ओके, एग्जांपल इज प्रोप्रेनोल, हाइड्रोलाइजिन एंड वेरापामाइड। ये तीन एग्जांपल है यहाँ पे। तो ये तीन रीजन है जिसके वजह से नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स शो हो रहा है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। जो तीन रीजन है कौन कौन से, फर्स्ट जहां पे सॉल्युबिलिटी, सेकंड जहां पे कैरियर ट्रांसपोर्ट, थर्ड जहां पे प्री सिस्टेमिक। ओके, सो सैचुरेशन ऑफ प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस ड्रग at high dose increase bioavailability। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जब वो सैचुरेशन हो गया है, इसका मतलब क्या है, ड्रग वहां पे मैक्सिमम शो कर रहा, ड्रग वहां पे मैक्सिमम रीच कर रहा, और ड्रग मैक्सिमम रीच करेगा इसकी बीए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो द पैरामीटर्स अफेक्टेड विल बी, ये सारे पैरामीटर्स वहां पे अफेक्ट होंगे। Okay, absorption rate constant, Cmax and AUC. So a decrease in these parameters is observed in former 2 case and increase in later case. That means ये जो parameters हैं इसकी वैल्यू घट जाएगी फर्स्ट 2 कंडीशन में। फर्स्ट 2 कंडीशन में क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन कम हो गया था, पहले सॉल्युबिलिटी की वजह से, सेकंड कैरियर की वजह से। जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो इन सारे चीजों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम ही तो होगी। Cmax की वैल्यू कम होगी, AUC की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। लास्ट जहां पे प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म हो रहा था वहां पे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, मेटाबॉलिज्म को रोक दिया। जब मेटाबॉलिज्म रुक गया, ड्रग मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर रीच कर गया। जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम है इसका मतलब क्या है, ये सारे वैल्यू इंक्रीज कर गए। ओके, नाउ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहां पे भी हमारे पास 2 एग्जांपल हैं।
फर्स्ट एग्जांपल, सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंडिंग साइट होती है, उसकी एक लिमिटेड नंबर होती है। अगर वो सैचुरेट हो गई तो अब वो जाकर के वहां पे बाइंड नहीं कर रही है। एग्जाम्पल है फिनाइलबिटाजोन एंड नैपरोक्सेन। सेकंड सिचुएशन, सैचुरेशन ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट। यहां पे क्या था, प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट, यहां पे टिश्यू बाइंडिंग साइट। तो सैचुरेशन ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट, एग्जाम्पल थायोपेंटल एंड फेंटानिल। और जब हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्लाज्मा प्लस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टिश्यू, फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा अपॉन फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन टिश्यू। ये एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है व्हेन यू कंसीडर बोथ प्लाज्मा एज वेल एज एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग साइट सैचुरेट कर गई है। इसका मतलब ये है कि जो फ्री ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओके, VD इंक्रीजेज इन द फर्स्ट केस, क्योंकि यहां पे अनबाउंड या फ्री कंसंट्रेशन प्लाज्मा प्रोटीन में बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में यही हो रहा ना। इफ यू फ्रैक्शन ऑफ फ्री ड्रग या अनबाउंड ड्रग, किसमें, प्लाज्मा प्रोटीन में, तो फर्स्ट कंडीशन में ये बढ़ रहे हैं, जब ये बढ़ेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएंगे। तो यहां मेंशन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज ओनली इन द फॉर्मल केस, मतलब फॉर्मल मतलब फर्स्ट केस, एंड इट डिक्रीजेज इन द सेकंड केस, लेटर केस। अब सेकंड केस में क्या होता है, सैचुरेशन ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट, दैट मींस टिश्यू बाइंडिंग साइट में सैचुरेशन आ गया। अब जो टिश्यू में बाइंड कर रहे थे वो कंसंट्रेशन बढ़ गया। वो कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा उसकी वैल्यू कहां, डिनोमीटर में, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना, ये लिखा हुआ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज इन द फर्स्ट केस whereas it decreases in the second case. Okay, and if saturation for a binding site increases, that means free concentration ज्यादा है, और जब फ्री है तो उसकी क्लियरेंस और एक्सक्रीशन रेट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो ड्रग बाइंड है वो या तो मेटाबॉलिज्म में नहीं होगी, उसका एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। जो फ्री है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या, फ्री कंसंट्रेशन बढ़ गई, उस कंडीशन में क्या हो गया, क्लियरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। नाउ थर्ड पैरामीटर इज मेटाबॉलिज्म, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक ड्यू टू ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंड अगेन दिस नॉन लीनियर arises due to capacity limited metabolism, because a small change in dose administration can produce large variation in plasma concentration at steady state, and it is the major source of large inter-subject variation in pharmacological response. So again we have two situations in case of metabolism. First situation, कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म ड्यू टू इंजाइम और कोफैक्टर सैचुरेशन। मेटाबॉलिज्म जब भी होगा इंजाइम इन्वॉल्व है, और इंजाइम की अगर वैल्यू एक लिमिटेड नंबर में है या कोफैक्टर की, और वहां पे अगर सैचुरेशन हो गया तो उसके वजह से हमारी जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स आ रही है। एग्जाम्पल है फिनाइटोइन, अल्कोहल एंड थियोफाइन। सेकंड, इंजाइम इंडक्शन,
इंडक्शन मतलब बढ़ जाना। एग्जाम्पल कार्बामाजेपिन, where a decrease in peak plasma concentration has been observed on repeated administration of over a period of time. Auto induction characterized in this case is also dose dependent. So we have two situations. First में क्या है, capacity limited. Second में enzyme induction. Okay. So saturation of enzyme result in decreased clearance. अगर मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा तो क्लियरेंस क्या होगा, होगा ही नहीं। पहले मेटाबॉलिज्म होगा फिर एक्सक्रीशन होगा ना, क्लियरेंस होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि आपका क्लियरेंस क्या है, डिक्रीज हो गया। एंड जब क्लियरेंस घट गया तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बढ़ गया। और रिवर्स इज ट्रू फॉर एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन में क्या, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा, ज्यादा फास्ट हो गया, ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो गया तो क्लियरेंस ज्यादा हो गया। क्लियरेंस जब बढ़ गया तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन घट गया। ओके। अदर रीजन में इंक्लूड सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट, inhibitory effect of the metabolite on the action of enzyme such as hepatotoxicity। बस ये दो मेन फैक्टर है। फर्स्ट है कैपेसिटी लिमिटेड, सेकंड है एंजाइम इंडक्शन। और एग्जांपल जरूर याद रखना आप लोग। एंड द लास्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज एक्सक्रीशन। ओके, अगेन वी हैव टू सिचुएशन in case of excretion. First, active tubular secretion. Example penicillin G. So after saturation of carrier system, जो एक्टिव है, नाम ही है एक्टिव, इसका मतलब ये क्या है, इसमें कैरियर इन्वॉल्व है और जब भी कैरियर इन्वॉल्व होगा इसके नंबर लिमिटेड होंगे। ओके, तो इन केस ऑफ एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, saturation of carrier system डिक्रीज रीनल क्लियरेंस। ओके, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन से क्या होता है, जब भी सिक्रेशन होगा इसका मतलब वहां से एक्सक्रीशन होगा, लेकिन ये सैचुरेट कर गया, इसका मतलब क्या, जो क्लियरेंस है वो घट गया। ओके, सेकंड है एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता तो एक्सक्रीशन क्या होते हैं, घटते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे रीएब्जॉर्प्शन का सैचुरेशन हो गया, इसके जस्ट अपोजिट है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन और एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एक दूसरे के रिवर्स है। फर्स्ट वाले कंडीशन में अगर ये सैचुरेट हो गया तो क्लियरेंस डिक्रीज हो गया। सेकंड सिचुएशन में अगर ये सैचुरेट हो गया तो क्लियरेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। Example, water soluble vitamins and glucose. After saturation of carrier system, an increase in renal clearance occurs in case of active tubular reabsorption. Okay. So saturation of carrier system, decrease in renal clearance in case of फर्स्ट कंडीशन में रीनल क्लियरेंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, एंड इंक्रीज इन केस नंबर 2। ठीक है, हाफ लाइफ also increases. So these are the reason for non-linear pharmacokinetics. कौन कौन सा रीजन है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एंड इन चारों पैरामीटर्स में अलग अलग सिचुएशंस हैं। सो ओवरऑल जब आप चेक करेंगे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट आर द काउजेज, so GI absorption, distribution, metabolism and excretion or elimination. And what are the example of drug that show non-linear pharmacokinetics due to absorption, due to distribution, due to metabolism and due to excretion. Now it is mentioned in your syllabus, Michaelis-Menten enzyme equation or Michaelis-Menten equation.
ये पढ़ा होगा शायद बायोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं, किसमें, है ना। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटी लिमिटेड बिकॉज यहाँ पे इंजाइम इन्वॉल्व है और इसकी जो नंबर है एक फिक्स्ड नंबर है, ओके। और अगेन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स और यू कैन से नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। इंजाइम प्लस ड्रग, एक कॉम्प्लेक्स बनाया इंजाइम ड्रग, उसके बाद दूसरे साइड पे गया, वहां पे ये ड्रग कन्वर्ट हो गया मेटाबोलाइट में और इंजाइम फिर ये फ्री होकर के वापस से सेम प्रोसीजर करता है। So it is mentioned enzymes usually react with the substrate or drug to form enzymes substrate complex, then the product is formed. The enzyme can go back to react with another substrate to form another molecules of the product. Okay. Now equations. Michaelis-Menten equation. So in case of Michaelis-Menten equation, again it is called capacity limited or saturation process and it is best described by Michaelis-Menten equation. The equation is minus dC upon dt is equal to V max multiplied by C upon Km plus C. Minus dC upon dt rate of elimination, okay, और रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन विद टाइम, तभी ये माइनस साइन है क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, ओके। वी मैक्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम रेट ऑफ प्रोसेस, के एम माइचेलिस कांस्टेंट, ओके। नाउ वी हैव थ्री सिचुएशन। इस इक्वेशन को देखते हुए वी हैव, आपके पास तीन सिचुएशन है। First situation when the value of Km is equal to C, ठीक है, जब Km की वैल्यू जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसके इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में जो इक्वेशन फर्स्ट है वो आप लिख सकते हैं dc माइनस dc अपॉन dt इज इक्वल टू वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन 2c। Km की जगह पर भी c और एक c ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएंगे 2c, c कैंसिल आउट हो जाएंगे। द फाइनल इक्वेशन यू हैव माइनस dc अपॉन dt इज इक्वल टू v max अपॉन 2। दैट मीन्स द रेट ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट, v max अपॉन 2, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट, and this process is represented in the plot of dc upon dt versus time which is in figure number 1. फिगर नंबर 1, आपने y एक्सिस पे dc अपॉन dt लिया, x एक्सिस पे कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन की वैल्यू km है तो dc अपॉन dt की वैल्यू क्या आई थी, v max अपॉन 2। जब आपने c की वैल्यू km पुट किया तो यहाँ पे dc अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई थी, v max अपॉन 2। अभी आपने किया ना, km की जगह पे आपने c पुट किया है ना, ये क्या फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन, when the concentration of drug is very low and in that condition you can write Km is much greater than C। जब कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम है उस कंडीशन में Km की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, Km is much greater than C। उस कंडीशन में जो इक्वेशन फर्स्ट है माइनस dc अपॉन dt इज इक्वल टू V max इंटू C अपॉन Km प्लस C। Km प्लस C, क्योंकि C की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो वैल्यू इज V max इंटू C अपॉन Km। इक्वेशन नंबर 3, एंड
As we know, in case of a rate of elimination, Vmax upon Km minus KEC, ये इक्विवेलेंट है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के। दैट मीन्स this equation number third, it is identical to the one that describes first order elimination of drug, where Vmax upon Km is equal to Ke. And here, drug concentration in the body result from the usual dosage regimen of most drug is well below the Km of elimination process. Okay, here the value of slope will be Ke. And the last situation, when the concentration of drug is very large, that means C is much greater than Km, just reverse of situation number 2. उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जो Km प्लस C है उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, C. Under this condition you can write Km plus C is equal to C, and equation 1 will become minus dC upon dt is equal to Vmax multiplied by C upon C, CC cancel out हो जाएगा. So you have final equation minus dC upon dt is equal to Vmax. और यहां पर देख रहे हैं कि आपके पास कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है. That means rate of decline is independent of concentration. That means it is zero order process. Okay, and this process occurs at constant rate Vmax and it is independent of drug concentration. Example, metabolism of alcohol. बॉडी के अंदर जो अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये अल्कोहल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. ओके, तो कौन कौन सा सिचुएशन है, जब when Km is equal to C, when Km is much greater than C, and when Km is much smaller than C. So फिगर 1 में आपने देखा फर्स्ट कंडीशन, जब कंसंट्रेशन की वैल्यू Km पुट किया, dC अपॉन dt की वैल्यू Vmax अपॉन 2. ओके, सेकंड सिचुएशन, when Km is much greater than C. उस कंडीशन में जो आपके पास इक्वेशन आया था dC अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस KEC. दैट मीन्स रेट ऑफ डिक्लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना. तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर एट लो डोज, जीरो ऑर्डर एट हाई डोज, और इन बिटवीन दीज टू वी हैव मिक्स्ड ऑर्डर एट इंटरमीडिएट डोज. ठीक है, जब आपने Km की वैल्यू ज्यादा लिया था, Km इज मच ग्रेटर देन C, दैट मीन्स कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, लो डोज है ना. तो ये कौन सा ऑर्डर शो कर रहा, फर्स्ट ऑर्डर एट लो डोज. और जब C की वैल्यू मच ग्रेटर देन Km है, दैट मीन्स एट हाई डोज इट शोज जीरो ऑर्डर, और इन बिटवीन टू इट शोज मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही.